शाम के साए गहरे हो रहे थे और हवेली के कुशादा बरामदे में हवा खासी खनक थी। बीजान अपने मखसूस आरामदाह सोफे पर नीम दराज हाथ में तस्बीह लिए कुछ विर्द कर रही थी, जबकि इनके कदमों में कलीन पर बैठी 19 साला मिन्हा अपने जोशी खताबत में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रही थी। इसके हाथ में सेब की एक काश थी जिसे वह तकरीबन फिजा में लहराते हुए किसी बहुत बड़े फलसफाना नतीजे पर पहुंच रही थी। मिन्हा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो खुशी और शरारत का हसीन इम्तिजाज थी। वो पिछले आधे घंटे से वली शाह की शख्सियत का पोस्टमार्टम करने में मसरूफ थी। बीजान, अब आप मेरी बात लिख लें। ये जो आपके लाडले पोते हैं ना वली शाह साहब, ये सिर्फ बाहर वालों के लिए शेर हैं। घर में तो ये बिल्ली बन जाएंगे, वो भी बीके वाली। मीना ने मुंह बनाकर कहा और सेब का टुकड़ा मुंह में दबा लिया। बीजा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अरे बस कर दे मेरी गुड़िया, क्यों पीछे पड़ी है मेरे वली के। वो तो इतना धीमा, इतना सूजा हुआ बच्चा है, तुम सबका कितना ख्याल रखता है। धीमा? मिन्हा की आंखें हैरत से फैल गईं। बीजान, खुदा का खौफ करें, वो धीमा है? अरे वो तो चलते फिरते कर्फ्यू हैं। जब वो हवेली में दाखिल होते हैं ना, तो इनके जूतों की आवाज़ से मुलाजम तो क्या, दीवारों पर लटकी छिपकलियाँ भी सीधी हो जाती हैं। इसे आप सूझा हुआ कहती हैं? मिन्हा ने कदरे आगे होकर बीजान के घुटने पर हाथ रखा। कल की बात है, मैं और हानिया छत पर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। जरा सी हमारी हंसी की आवाज़ आई तो नीचे से साहब ने ऐसी घूरी कराई कि आइसक्रीम हमारे हलक में ही जम गई। बंदा पूछे, इंसान है या रोबोट? हंसना भी मना है क्या इस घर में? बीजा ने अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश की। वली की रोबदार शख्सियत से वो भी वाकिफ थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वली घर के असूलों और अपनी बहनों कज़न्स की हिफाजत के मामले में कितना हसास है। लेकिन मिन्हा के लिए वली शाह महज एक जिल्लाद से कम नहीं था। वो बड़ा है तुमसे मिन्हा, इसे फिक्र होती है तुम सबकी, इसकी सख्ती में भी प्यार होता है। बीजान ने इसे समझाने की कोशिश की। प्यार? मिन्हा ने तंजिया हंसी हंसी। इसे प्यार नहीं कहते बीजान, इसे आमरीत कहते हैं। डिटेक्टिवशिप में तो हैरान हूँ इस बेचारी लड़की पर जो इसके पल्ले बंधेगी। मैं तो कहती हूँ इसके लिए हमें हमदर्दी के कार्ड्स और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। सोचे ज़रा, वो बेचारी अगर लिपस्टिक भी लगाएगी तो पहले वली शाह से NOC लेना पड़ेगा। वो अपनी ही रूम में बहती जा रही थी। इसके जहन में वली शाह का जो खाका था वो किसी विलन से कम ना था। 27 साला वली शाह अपनी संजीदा तबीयत, घनी मूंछों और हमेशा माथे पर रहने वाले शिकनों के साथ मिन्हा को किसी भी तरह रोमांटिक हीरो नहीं लगता था। तुम बहुत बदगुमान हो रही हो। बीजा ने तस्वीर एक तरफ रखी। मेरा वली ऐसा भी नहीं है। देखना, जब इसकी बीवी आएगी तो वो इसे पलकों पर बिठा कर रखेगा। इसी लम्हे बरामदे की अकबी दरवाजे पर एक साया लहराया। बारी बोर्ड की धीमी सियाहट हुई, मगर मिन्हा अपनी बातों में इतनी मगन थी कि इसे खबर न हुई। बीजान की नज़रों ने अलबत्ता इस लंबे चौड़े वजूद को पहचान लिया, जो खामोशी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए सुकून के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। बीजान ने कुछ कहना चाहा, मिन्हा को चुप करवाने के लिए इशारा भी करना चाहा, मगर वली ने उंगली अपने होंठों पर रखकर इन्हें खामोश रहने का इशारा कर दिया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। वो बड़े इन्हमाक से अपनी ही बुराई सुन रहा था। मिन्हा को बीजान की खामोशी हौसला अफजाई लगी।
इसने दुपट्टा दुरुस्त किया और एक नया शोशा छोड़ा। पलकों पर भी जान, आप बिना कमाल करती हैं। पलकें तो दूर की बात है, वो तो इसे ड्रिल करके ज़मीन में गाड़ देंगे अगर इसने ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ में बात की। लेकिन मिन्हा ने एक ड्रामाई तौक़ुफ़ लिया और अपनी आवाज़ को थोड़ा बेटी बनाया। लेकिन क्या? बीजान ने वली की तरफ देखते हुए पूछा, जो अब बिल्कुल मिन्हा के अक्क में सोफे के पुष्ट के पीछे खड़ा हो चुका था। लेकिन मुझे एक बात का पक्का यकीन है, मिन्हा ने एतमाद से कहा। लाला हमारे सामने ही चंगेज़ खान बनते हैं, शादी होगी तो यही सबसे बड़े ज़न-मुरीद होंगे। देख लेना बीजान, मैं दावे से कहती हूँ, ये जो अकड़ है ना, ये जो मूँछों को ताव देकर हर वक्त हम वली शाह हैं वाला एटीट्यूड दिखाते हैं, ये सब हवा हो जाएगा। वली शाह ने अपनी मूँछ पर हाथ फेरा। इसकी आंखों में एक सर्द सी चमक उतर आई। मिन्हा ने हाथ के इशारे से मंजर कशी की। मैं तो वो मंजर सोच कर ही हंस रही हूँ बीजान। इधर भाभी हुक्म चलाएंगी। वली मेरे लिए पानी लाओ। वली मेरे पाँव दबाओ। वली मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर चलो। और हमारे ये रोबदार वली शाह साहब बिल्कुल बेगी बिल्ली की तरह जी बेगम अभी लाया, जी बेगम करते फिरेंगे। ये जो अभी हमें आंखें दिखाते हैं ना, अपनी बीवी के सामने नजरें झुकाकर खड़े होंगे। वो खिलखिलाकर हंसी। इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। चंगेज़ खान का इंजाम एक जन मुरीद शोहर की सूरत में होगा। हाय, कितना सुकून मिलेगा मुझे वो देखकर। मैं तो वीडियो बनाऊंगी इसकी। बीजान अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, मगर इनकी हंसी की वजह मिन्हा की बातें कम और वली का वो तासुर ज्यादा था जो इस वक्त इसके चेहरे पर था। वो मिन्हा के सर के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। और तुम्हें लगता है कि वली शाह को काबू करना इतना आसान है? अचानक एक भारी, पाटदार और इंतहाई करीब से आती हुई आवाज़ मिन्हा की समातों से टकराई। मिन्हा मिन्हा की हंसी एक झटके से ब्रेक लगाकर रुकी। ये आवाज़ बीजान की नहीं थी, ये आवाज़ तो इस शख्स की थी जिसका जिक्र वो पिछले आधे घंटे से कर रही थी। ये आवाज़ इतनी करीब थी कि इसे अपने कान के पास गर्म सांसें महसूस हुई। इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। हाथ में पकड़ा हुआ सेब का टुकड़ा कालीन पर गिर गया। इसे लगा जैसे किसी ने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या इसने सुन लिया? कितना सुना? क्या जन-मुरीद वाला हिस्सा भी सुन लिया? मिन्हा के जिस्म में एक सुनसुनाहट दौड़ गई। इसने धीरे से गर्दन मोड़कर पीछे देखा और वहाँ इसके सर पर मौत के फरिश्ते की तरह वली शाह खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस कांधे पर चादर डाले वो अपनी 6 फुट की कामत के साथ एक ड्यू की तरह लग रहा था। इसकी गहरी स्याह आंखें बराह रास्त मिन्हा की आंखों में झांक रही थीं। इन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। एक अजीब सी चैलेंजिंग कैफियत, एक तंजिया काट और गहरा सुकून। मिन्हा का सांस खुश्क हो गया। वो चाहती थी कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। वली ने एक आबरू झुकाया और धीरे से नीचे झुका, इतना करीब कि मिन्हा को इसके आफ्टर शेव की खुशबू ने घेर लिया। तो मिस मिन्हा, आपके मुताबिक मैं घर में चंगेज़ खान और बेगम के सामने भीगी बिल्ली हूँ। इसका लहजा धीमा था, लेकिन इसमें ऐसी कार थी कि मिन्हा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मिन्हा ने बेबसी से बीजान की तरफ देखा, जो अब मुंह पर दुपट्टा रखे हंस रही थी। बीजान, आपने बताया क्यों नहीं? इसने बमुश्किल कुसर पुसर की। वली ने सीधे होते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। बीजान, क्या बताती? मैं तो खुद अपने मुस्तकबिल का नक्शा सुन रहा था। ये जो आपने अभी मेरी जन मुरीदी की इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी की है, मैं तो हैरान हूँ कि
آپ کی نظر اتنی گہری ہے، مینہا ہکلائی۔ وہ 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 تو میں بس مذاق کر رہی تھی لالا۔ آپ تو جانتے ہیں نا میری عادت لالا۔ ولی نے اس لفظ کو چباتے ہوئے ادا کیا۔ ابھی تو میں چنگیز خان تھا، اچانک لالا بن گیا۔ وہ صوفے کی سائڈ سے گھوم کر بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں بدستور مینہا پر جمی تھی، جو اب قالین پر سکڑ کر بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے، ولی نے بی جان کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن مخاطب مینہا تھی۔ یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، پاؤں دبانا، پانی لانا، ساڑی کا پلو پکڑنا۔ بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ولی شاہ یہ سب تب کرے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔ اور رہی بات ڈرنے کی، وہ تھوڑا سا آگے جھکا، اس کی آواز مزید مدھم اور پراسرار ہو گئی۔ ولی شاہ اپنی بیوی سے ڈرے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو ولی شاہ سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے۔ کیوں مینہا بی بی، سانسیں بحال ہیں یا ایمبولینس منگوائیں؟ مینہا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ شرمندگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شیرنی بنی بیٹھی تھی، اب واقعی بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ مجھے ہانیہ بلا رہی ہے۔ وہ عجلت میں اٹھی، اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ بیٹھو۔ ولی کی آواز میں ہلکا سا حکم تھا جس نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ مینہا نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ولی کے چہرے پر اب ایک ہلکی سی بہت ہی دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنا سیب تو کھاتی جاؤ جو تم نے میری دہشت سے گرا دیا۔ ولی نے قالین پر گرے سیب کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ مینہا نے جلدی سے سیب اٹھایا اور بغیر کوئی جواب دیے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی بی جان زور سے ہنس پڑی۔ ظالم انسان، بچی کا سانس ہی روک دیا تم نے۔ کیوں ستاتے ہو اسے؟ ولی نے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اب گہری ہو گئی تھی۔ ستایا کہاں ہے بی جان، میں تو بس اپنی اصلاح کر رہا تھا۔ آخر کو مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میری ہونے والی بیگم مجھ سے کیا توقعات رکھتی ہے۔ اگر میں زن مرید بن بھی جاؤں تو کم از کم کسی کو خوش فہمی تو نہ رہے کہ میں کمزور ہوں۔ بی جان چونکی۔ کیا مطلب؟ ولی نے آنکھیں موند لیں۔ مینہا کا وہ خوف زدہ مگر معصوم چہرہ اس کی بند آنکھوں میں لہرا گیا۔ اس ضدی منہ پھٹ لڑکی میں تو کچھ ایسا تھا جو ولی شاہ جیسے سخت گیر انسان کے حصار میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ کچھ نہیں بی جان۔ ولی نے آنکھیں کھولیں اور مسکرایا۔ بس دعا کریں کہ چنگیز خان کا انجام واقعی اتنا ہی عبرتناک ہو جتنا وہ بتا رہی تھی، کیونکہ ہارنے کا مزہ بھی کبھی کبھی جیتنے سے زیادہ ہوتا ہے اگر سامنے والا حریف مینہا جیسا ہو۔ بی جان اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مینہا اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ولی کے وہ الفاظ، اس کی وہ گہری نظریں اور اس کا وہ دھیما لہجہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اللہ، بچ گئی۔ آج تو اس نے دل پر ہاتھ رکھا، اگلی بار زبان کو تالا لگا کر رکھوں گی۔ یہ بندہ جن ہے، پورا جن۔ کیسے آ گیا پیچھے سے؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ولی شاہ ہنس رہا تھا۔ مینہا کو اپنی ہی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے ولی شاہ کو ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ غصہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ کچھ ایسا جسے مینہا ابھی سمجھنے سے قاصر تھی، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات طے تھی، جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک طرف ولی شاہ کی انا اور سنجیدگی تھی اور دوسری طرف مینہا کی شوخی اور بے باکی۔ نو بول، اوے چھوٹے، یہ سراسر چیٹنگ ہے۔
امپائر اندھا ہے کیا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب پاؤں ریس سے باہر تھا۔ منہا کی آواز پورے لان میں گونج رہی تھی۔ دوپٹہ کمر کے گرد سختی سے باندھے، ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ تھامے وہ اس وقت کسی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی کپتان لگ رہی تھی۔ اس کے مد مقابل بولنگ کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ گھر کے مالی کا 10 سالہ بیٹا بشیر تھا، جو اپنی اسپن بولنگ پر بہت نازاں تھا۔ باجی قسم لے لیں، پاؤں اندر ہی تھا، آپ آؤٹ ہونے والی ہیں، نہ اس لیے بہانے بنا رہی ہیں۔ بشیر نے دانت نکالے ہوئے کہا۔ کیولی پر کھڑے منہا کے چھوٹے کزن حذیفہ اور زینب بھی بشیر کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ خاموش، منہا نے بیٹ ہوا میں لہرایا، میں اور آؤٹ، ابھی میں تمہیں شاہد افریدی بن کر دکھاتی ہوں، اگلی بال کراؤ، اور اگر اب وائڈ یا نو بال ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حویلی کا لان جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ منہا، جو کہ پڑھائی سے جان چھڑا کر ورلڈ کپ کھیلنے آئی تھی، اب اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں تھی۔ اسے چھکا مار کر اپنی ٹیم کو جتانا تھا۔ چلو کراؤ بال۔ منہا نے پوزیشن سنبھالی، اس کی آنکھیں گیند پر مرکوز تھیں۔ بشیر نے دور سے دوڑنا شروع کیا، اس نے پوری جان لگا کر گیند پھینکی، گیند ہوا میں لہراتی ہوئی آئی۔ منہا نے پوری قوت کے ساتھ بلہ گھمایا اور یہ چھکا! وہ منہا سے خود ہی کمنٹری کرتے ہوئے چلائی۔ گیند بلے کے درمیان سے ٹکرائی اور ایک بہترین شاٹ کی صورت میں ہوا میں بلند ہوئی۔ یہ ایک شاندار شاٹ تھا، بالکل باؤنڈری کے پار جانے والا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ باؤنڈری گیٹ کے عین سامنے تھی۔ عین اسی لمحے جب گیند اپنی پوری رفتار اور بلندی پر تھی، حویلی کا مرکزی گیٹ کھلا اور ایک چمچماتی سیاہ پراڈو نے اندر انٹری دی۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ منہا کے منہ سے نکلا ہوا چھکا کا نعرہ حلق میں ہی اٹک گیا۔ فیلڈرز کی نظریں گیند کا پیچھا کر رہی تھیں، جو اب سیدھی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ولی شاہ ابھی گاڑی سے اتر کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ گیند سیدھی اسے جا لگی۔ ٹینس بال سیدھی جا کر ولی شاہ کے بائیں کاندھے اور گردن کے درمیان لگی۔ اگر ولی شاہ بروقت سر نہ جھکاتا تو شاید آج حویلی کا وارث شہید کرکٹ ہو چکا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی بڑے دھماکے کے بعد ہوتی ہے۔ ولی شاہ نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ لیں اور اپنا ہاتھ کاندھے پر رکھا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بن گیا۔ اگلے ہی لمحے منہا نے دیکھا کہ اس کے فادر، وفادار ٹیم یعنی بشیر، حذیفہ، زینب اور دیگر چھوٹے بچے جو ابھی اس کے چھکے پر تالیاں بجانے والے تھے، وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سیم۔ وہ سب قریبی جھاڑیوں، ستونوں اور گھر کے پچھلے دروازوں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ غدار قوم، منہا کے دل نے چیخ کر کہا۔ اب میدان میں صرف دو لوگ تھے، ایک ولی شاہ جو اب دھیرے دھیرے اپنی گردن سہلا رہا تھا اور اس کی نظریں زمین پر پڑی اس منحوس گیند پر تھیں، اور دوسری منہا جو بیٹ ہاتھ میں پکڑے بت بنے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹ وہیں پھینکے اور خود بھی زمین میں گڑ جائے، لیکن ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ولی شاہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید درد سے یا شاید غصے سے۔ اس نے پہلے خالی لان کو دیکھا، پھر بھاگتے ہوئے بچوں کے گرد اڑتے دیکھیں اور آخرکار اس کی نظریں مجرم پر ٹک گئیں۔ منہا نے ایک گہرا سانس لیا، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ نہیں ولی بھائی، نہیں ولی صاحب، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ولی شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ انتہائی سست روی سے شکاری قدموں کے ساتھ منہا کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر منہا کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل شام والی گفتگو گونج رہی تھی، جب اس نے ولی کو زن مرید کہا تھا۔ یا اللہ!
आज तो ये पक्का मेरा कीमा बना देंगे। आज तो ये मुझे बैट के साथ ही बांध कर लटका देंगे। मिन्हा ने दिल ही दिल में दुआएं मांगना शुरू की। वली शाह अब इसके बिल्कुल करीब आ चुका था, इतना करीब कि मिन्हा को अपना आप बहुत छोटा लगने लगा। उसने अपनी मूंछों को हाथ लगाया और फिर मिन्हा के हाथ में पकड़े बैट को देखा। ये क्या है? वली ने अपनी मखसूस सर्द और पारदार आवाज में पूछा। मिन्हा ने बुखलाकर बैट की तरफ देखा। जी ये बैट है। क्रिकेट क्रिकेट बैट। मुझे लगा कपड़े धोने वाली थापी है। वली ने तंजिया कहा। क्योंकि जिस तरह तुमने इसे पकड़ा हुआ है और जिस तरह तुमने हमला किया है, ये क्रिकेट तो हरगिज नहीं थी। ये कातिलाना हमला था। नहीं नहीं, कसम ले लें वली भाई, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। मिन्हा जल्दी से बोली। इसकी आवाज में रोनी सूरत नुमाया थी। मैं तो बस बशीर ने फुल टॉस कराई थी और मुझे लगा गेट बंद है तो मैंने जोर से। वली ने हाथ के इशारे से इसे खामोश कराया। वो अब बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर दर्द के आसार तो थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मिन्हा खौफ के मारे देख ना पा रही थी। जब खेलना नहीं आता तो खेलती क्यों हो? वली ने सवाल दागा। ये सवाल कम और तौहीन ज्यादा थी। मिन्हा का खौफ एक लम्हे के लिए अपनी अना के नीचे दब गया। मुझे खेलना आता है, वो जज्बाती हो गई। मैं तो बहुत अच्छा खेलती हूँ। वो तो आप गलत टाइम पर आ गए। आपकी टाइमिंग आउट थी। गाड़ी को वहाँ नहीं रोकना चाहिए था, ना बीच में। वली की आंख एक भूमि तन गई। अच्छा, तो अब कसूर मेरी गाड़ी का है और यह हवेली का गेट और पोर्च कब से बीच बन गया? क्या मैं घर में दाखिल होने से पहले अंपायर से इजाज़त लूँ? मिन्हा लाजवाब हो गई। नहीं, मेरा मतलब है कि बस हो गया ना। सॉरी, माफ़ कर दें, गलती हो गई। आइंदा नहीं खेलूंगी यहाँ, बस। वो नज़रें झुकाकर तेज़ी से वहाँ से खिसकने के लिए मुड़ी। रुक जाओ। वली की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। मिन्हा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और मुड़ी। वली अब अपना कांधा दबा रहा था। उसने चेहरे पर थोड़ी ज्यादा तकलीफ तारी कर ली थी। सिर्फ सोने से काम नहीं चलेगा मिस मिन्हा, वली ने संजीदगी से कहा। मिन्हा का रंग पक हो गया। तो फिर क्या करूं? जुर्माना दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सारी पॉकेट मनी तो मैंने बशीर को शर्त हारने में दे दी। वो मासूमियत से बुड़बड़ाई। वली को अपनी हंसी जब्त करने के लिए होंठ भींचने पड़े। कि लड़की वाकई एक कार्टून थी। पैसों का मैं क्या करूं? क्या करूंगा? वली ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया। मसला ये है कि तुमने हवेली के मुस्तकबिल के वारिस को जख्मी किया है। ये गेंद अगर 1 इंच ऊपर लगती तो मेरा सर फूट सकता था। याददाश्त जा सकती थी। मैं पागल हो सकता था। मीना ने फौरन दिल में सोचा, पागल तो आप पहले ही हैं। थोड़े और हो जाते तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन जुबान से बोली, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। वली भाई, मैंने कहा ना, माफ़ कर दें। वली ने सर नफ़ी में हिलाया। वो अब मिन्हा के तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो डरी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ इसकी आंखों में वो जिद चमक भी थी वो ज़िद्दी चमक भी थी जो वली को पसंद थी। ये जो मेरे चोट लगी है, अब ये कैसे ठीक होगी? वली ने गर्दन को ज़रा सा टेढ़ा करते हुए पूछा, जैसे कोई बच्चा शिकायत कर रहा हो। लेकिन इसके लहजे में जो भारीपन था, वो किसी बच्चे का नहीं था। मिन्हा उलझन का शिकार हो गई। चोट? आप आप डॉक्टर के पास जाएं। नहीं, मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करती हूँ। या फिर हाँ, मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ आपके लिए। बीजान कहती हैं वो अंदरूनी चोट के लिए बेस्ट होता है। वली ने गौर से इसके परेशान चेहरे को देखा। मुझे हल्दी वाला दूध नहीं पसंद और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर
मिन्हा ने झुंझला कर पूछा। मैं क्या करूं फिर? जादू करूं? फूंक मारूं? क्या चाहते हैं आप? वली के लबों पर एक शरारत, धीमी सी मुस्कुराहट उभरी जो फौरन गायब भी हो गई। हाँ, ये बेहतर रहेगा, वली ने संजीदगी से कहा। क्या? मिन्हा समझी नहीं। ध्यान रखना, वली ने मानी खेज अंदाज में कहा। आइंदा जब मैं घर आऊं तो मुझे गेंद से इस्तकबाल नहीं चाहिए। और रही बात इस चोट की, इसने अपने खांधे को हल्का सा थपथपाया। इसका हिसाब हम बाद में चुकाएंगे। फिलहाल सज़ा ये है कि तुम ये बैट उठाओ और इसे स्टोर रूम में रख दो और मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में लाओ। वो भी अपने हाथ से। मिन्हा का मुंह खुल गया। कॉफ़ी? मैं? वली भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी पानी उबालने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं कॉफ़ी बनाऊंगी तो वो जहर बन जाएगी। कोई बात नहीं। वली ने लापरवाही से कांधे उचकाए। अगर मैं तुम्हारे छक्के से बच गया हूँ तो तुम्हारी जहरीले कॉफ़ी से भी बच ही जाऊंगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास। ये कहकर वली शाह इससे वहीं शशर छोड़कर अपनी मखसूस बारोक चाल चलता हुआ हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मिन्हा वहीं खड़ी उसे जाता देखती रही। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। अजीब इंसान है, इसने बड़बड़ाते हुए बैट को घूरा। पहले डराते हैं, फिर कॉफ़ी मांगते हैं, और हिसाब? कैसा हिसाब? अल्लाह खैर करे। ये बंदा कहीं मुझसे सच में कोई बदला ना ले ले। इसने इर्द गिर्द देखा। झाड़ियों से हुज़ैफा और बशीर के सर बाहर निकल रहे थे। निकलो बाहर बुज़दिलो, मीना ने गुस्से से इन्हें पुकारा। मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। अब आओ, अगर किसी ने मुझसे बात की तो मैं इसे वली भाई के हवाले कर दूंगी। वो वो पैर पटकती हुई किचन की तरफ बढ़ी। कॉफ़ी पीनी है साहब को? करेले का जूस ना पिला दूं? कहीं चोट? चोट कैसे ठीक होगी? ड्रामेबाज। लेकिन किचन की तरफ जाते हुए मिन्हा के लबों पर अनजानी सी मुस्कुराहट थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वली की आंखों में गुस्सा कम और सताइश ज़्यादा थी। वली शाह का जब खेलना नहीं आता तो खेलती क्यों हो वाला जुमला इसके दिमाग में अटक गया था। मुझे खेलना आता है, उसने हवा में फर्जी शॉट खेलते हुए खुद से कहा। और अब तो मैं ऐसा खेलूंगी कि वली शाह भी याद रखेगा। दूसरी तरफ वली शाह अपने कमरे की खिड़की से नीचे झांक रहा था, जहां मिन्हा बुड़बुड़ाती हुई अंदर आ रही थी। इसने अपना कांधा सहलाया। दर्द तो वाकई था, मगर इस दर्द में अजीब सी मिठास थी। पागल लड़की, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। वली शाह की शादी। ये अल्फाज सुबह नाश्ते की मेज़ पर किसी धमाके से कम न थे। और सबसे बड़ा धमाका ये था कि शादी अगले हफ्ते ही थी। लेकिन इस धमाके का सबसे सस्पेंस भरा पहलू ये था कि दुल्हन कौन है, ये किसी को नहीं मालूम था सिवाय वली शाह और बीजान के। शाम का वक्त था। टीवी लाउंज कज़न से भरा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी सनसनी थी। मिन्हा, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ हवेली बनी हुई थी, सोफे के ऐन दरमियान में आलती पालती मारे बैठी थी और इसके हाथ में चाय का कप था। मेरी बात को गौर से सुनो, मिन्हा ने कप मेज पर पटकने वाले अंदाज में रखा। ये शादी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। ये एक ट्रैप है। हानिया, जो पास बैठी नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, चौंकी। कैसी साजिश मिन्हा? वली भाई शादी ही तो कर रहे हैं। शादी? मिन्हा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। हानिया, तुम कितनी भोली हो। वली शाह और शादी, ये दो मुतजाद अल्फाज हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे कोई कहे शेर घास खाता है। वली शाह को शादी के लिए लड़की नहीं, एक रोबोट चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चले। सब कजन्स हंस पड़े।
ایک کونے میں بیٹھا حذیفہ بولا، لیکن آپ بھی آخر وہ لڑکی ہے کون؟ ہمیں کم از کم اس کا نام تو پتہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہی تو $1,000,000 سوال ہے۔ مینہا نے ہوا میں انگلی لہرائی۔ دیکھو، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ لڑکی کوئی خلائی مخلوق ہے جسے ولی شاہ نے ناسا سے آرڈر کیا ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض کی کوئی لڑکی ولی شاہ کے سٹینڈرڈز میں پورا نہیں اتر سکتی، یا پھر اس نے ایک ڈرامائی توقف کیا، یا پھر وہ بیچاری کوئی ایسی مظلوم روح ہے جسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ سہاگ کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفن میں لپیٹ کر ولی شاہ کے کمرے میں بھیجی جائے گی۔ استغفر اللہ مینہا، بی جان کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ بی جان بڑی شان سے لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آ کر اپنے مخصوص صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ مینہا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور بی جان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بی جان، میری پیاری بی جان، میری کیوٹ بی جان۔ مینہا نے مکھن لگانے کا آغاز کیا۔ دیکھیں، ہم آپ کے بچے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے خاندان میں کون سا نیا شہید شامل ہونے والا ہے۔ بتا دینا کون ہے وہ بدنصیب، میرا مطلب ہے خوش نصیب۔ بی جان نے سر نفی میں ہلایا اور پان کی ڈبیا کھولی۔ میں نے ولی سے وعدہ کیا ہے مینہا، دلہن کا نام شادی والے دن ہی سامنے آئے گا۔ ولی چاہتا کہ یہ ایک سرپرائز ہو۔ سرپرائز؟ مینہا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بی جان، ولی شاہ کا سرپرائز نہیں ہوتا، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ہمیں کم از کم اس لڑکی کو وارننگ دینے کا موقع تو دیں۔ ہم اسے بتا سکیں کہ بہن بھاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اگلی فلائٹ پکڑو اور جو گانڈا نکل جاؤ۔ کمرے میں کہکا گونج اٹھا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، مینہا آپی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ولی بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب ان کی توجہ آپ سے ہٹ کر بھابھی پر چلی جائے گی۔ توجہ؟ مینہا نے تنک کر پوچھا۔ میری فکر چھوڑو، اس انجانی لڑکی کی فکر کرو۔ میں تو سوچ رہی ہوں وہ بیچاری سانس بھی ولی شاہ کی اجازت سے لے گی۔ سوچو ذرا منظر۔ بھابھی کہیں گی، ولی جی کیا میں مسکرا لوں؟ اور ولی شاہ گھڑی دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارے پاس مسکرانے کے لیے صرف 3 سیکنڈ ہے۔ ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ مینہا نے ولی شاہ کی نقل اتاری تو سب لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ویسے ہانیہ نے نیل پالش بند کرتے ہوئے کہا، چلو خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہو کون سکتی ہے۔ میرے خیال میں وہ تائی امی کی طرف سے نائمہ ہوگی۔ وہ بہت خاموش اور شریف ہے۔ مینہا نے فوراً مسترد کر دیا۔ نائمہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نائمہ کو تو چھینک بھی آئے تو ڈر جاتی ہے۔ ولی شاہ کے سامنے تو وہ پگھل کر پانی بن جائے گی۔ ولی کو کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو کم از کم اس کی گوری کا مقابلہ تو کر سکے۔ تو پھر کیا لندن والی پھوپھو کی بیٹی شیزا؟ حذیفہ نے تکا لگایا۔ شیزا؟ مینہا نے زوردار کہکا لگایا۔ وہ برگر لڑکی جو پانی بھی منرل واٹر والا نہ ہو تو منہ بنا لیتی ہے۔ جس دن ولی نے اسے دیسی گھی کے پراٹھے بنانے کا کہا تو وہ کچن میں ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ نہیں، ولی کو کوئی دیسی مضبوط اعصاب والی لڑکی چاہیے۔ بی جان خاموشی سے بیٹھی مینہا کے تجزیے سن رہی تھی اور ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں مینہا کی یہ بے خبری بہت لطف دے رہی تھی۔ بی جان، آپ ایسے مسکرا رہی ہیں جیسے آپ کو کوئی بہت بڑا لطیفہ یاد آ گیا ہو۔ مینہا نے مشکوک نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ولی کی شادی کسی گونگی لڑکی سے طے کر دی ہے تاکہ نہ وہ بولے اور نہ ولی کو غصہ آئے؟ بی جان نے ہنستے ہوئے مینہا کے گال پر تھپکی دی۔ ارے نہیں پگلی، وہ ماشاءاللہ پوری طرح بولتی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بولتی ہے، اور ولی کو ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ زیادہ بولتی ہے؟ مینہا حیران ہو رہ گئی۔ ولی شاہ کو زیادہ بولنے والی لڑکی چاہیے؟ بی جان، آپ کا بخار چیک کرنے والا ہے کیا؟ ولی شاہ کو تو اپنی آواز کے علاوہ کسی کی آواز پسند ہی نہیں۔
نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی زیادہ بولتی ہے تو پھر تو گھر میں جنگ عظیم سوئم چھڑ جائے گی۔ شاید ولی کو جنگ ہی پسند ہو، پیچا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ منہا سوچ میں پڑ گئی۔ کون ہو سکتی ہے یار؟ ایسی کون سی لڑکی ہے جس میں موت کو گلے لگانے کا اتنا شوق ہے؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی جیسے کوئی جاسوس کسی گتھی کو سلجھا رہا ہو۔ دیکھو، لوجک لڑاؤ، منہا نے کزنز کو مخاطب کیا۔ ولی شاہ کو کیا پسند ہے؟ ڈسپلن، موشی، کڑوی کافی اور حکم چلانا۔ اس کا مطلب ہے دلہن کو اس کا الٹ ہونا چاہیے، ورنہ دو منفی مل کر دھماکہ کر دیں گے۔ لیکن بی جان کی کہہ رہی ہیں وہ بولتی بہت ہیں، اس کا مطلب ہے ولی شاہ نے اپنے لیے کوئی چیلنج ڈھونڈا ہے۔ زینب نے شرارت سے کہا، منہا آپی، ویسے بولتی تو آپ بھی بہت ہیں، کہیں وہ آپ تو نہیں؟ یہ سننا تھا کہ منہا اچھل پڑی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ توبہ کرو، زبان کو بریک لگاؤ زینب۔ منہا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ میں اور ولی شاہ، ارے آسمان زمین سے مل سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن منہا اور ولی کا جوڑ نہیں بن سکتا۔ ہم تو وہ دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ اگر میری شادی ولی سے ہو گئی نا تو میں ولی کو چھوڑوں گی نہیں، میں بھاگ جاؤں گی، یا پھر ولی خود مجھے میکے چھوڑ آئے گا کہ بی بی یہ اپنی مصیبت واپس رکھو، مجھے میرا سکون مبارک۔ کمرے میں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ بی جان تو ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، اتنا بھی برا نہیں ہے میرا ولی۔ بی جان نے بمشکل کہا۔ برا؟ منہا صوفے پر واپس ٹہ گئی۔ بی جان وہ ہٹلر کی ماڈرن شکل ہے۔ میں تو اس لڑکی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ بیچاری انجانی دلہن پتہ نہیں کس حال میں ہوگی ابھی، شاید خوش ہو رہی ہو کہ حویلی کے وارث سے شادی ہو رہی ہے۔ اسے کیا پتا کہ وہ وارث نہیں، وارننگ ہے۔ اچانک منہا کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین دیکھی، نامعلوم نمبر تھا۔ لو جی، اب یہ کون ہے؟ اس نے کال اٹھائی اور لاؤڈ اسپیکر پر کر دی۔ ہیلو، کون؟ منہا نے لاپرواہی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی باری اور روکدار آواز آئی۔ اگر میری انجانی دلہن کی برائیاں کر کے تھک گئی ہو تو میرے لیے بلیک کافی بھجوا دو لاؤنج میں، اور ہاں، چینی مت ڈالنا، زندگی میں مٹھاس ویسے ہی کم ہونے والی ہے۔ کال کٹ گئی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ منہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا جو تھوڑا سا کھلا تھا، اور وہاں سے ابھی ولی شاہ کا سایہ گزرتا محسوس ہوا۔ اس نے پھر سن لیا؟ منہا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سب کزنز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ کیا کہا اس نے؟ زندگی میں مٹھاس کم ہونے والی ہے؟ منہا نے جملہ دہرایا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر دلہن کو مظلوم اور اسے ظالم کہہ رہی تھی؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ ولی کے کان بہت تیز ہیں منہا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور یہاں تو ولی خود دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ منہا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ گئی میں تو، اب کافی لے کر جانا پڑے گا، شیر کی کوچار میں، اور وہ بھی کڑوی۔ یا اللہ، یہ بندہ ہر وقت جاسوسی کیوں کرتا رہتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ تو سب دعا کرو میرے لیے۔ اگر میں 10 منٹ تک واپس نہ آؤں تو سمجھ لینا کہ ولی شاہ نے پہلی قربانی شادی سے پہلے ہی دے دی ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھی لیکن جاتے جاتے رکی اور بی جان کی طرف مڑ کر کہا، بی جان، ایک بات تو پکی ہے، وہ جو بھی لڑکی ہے، میں اس کے منہ دکھائی پر اسے بہادری کا تمغہ دوں گی، کیونکہ ولی شاہ کو جھیلنا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے برابر ہے۔ اور میں تو بس کافی دے کر بھاگ آؤں گی۔ منہا کے جانے کے بعد بی جان نے زینب کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ پگڑی لڑکی
बीजान ने प्यार से कहा। इसे ये नहीं पता कि वो बहादुरी का तगमा इसे खुद ही पहनाना पड़ेगा। वली ने ठीक ठीक ही कहा था, मिठास कम होने वाली है क्योंकि अब थी कि मिर्च जो घर में राज करने वाली है। लाउंज में एक बार फिर सरगोशियां और हंसी शुरू हो गई, लेकिन इस बार सबकी आंखों में एक ही सवाल था, मिन्हा को कब पता चलेगा। और ये इंतज़ार शादी की मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार था। ओए डीजे, ये क्या मरा हुआ म्यूजिक लगाया है? वॉल्यूम फुल करो, स्पीकर फट जाएगा। तो फट जाए, आज छत उड़नी चाहिए। मिन्हा की आवाज़ डेक के शोर को चीरती हुई सुनाई दी। वेली का टीवी लाउंज इस वक्त किसी डिस्को क्लब से कम नहीं लग रहा था। तीनों को लपेट कर कोनों में लगा दिया गया था। सोफे दीवारों के साथ धकेल दिए गए थे और दरमियान में खुला मैदान था जहां मिन्हा और तमाम कजन्स का तूफान बरपा था। पंजाबी भंगड़े की थाप पर मिन्हा पंजों बीचों बीच खड़ी किसी कोरियोग्राफर की तरह हदायत जारी कर रही थी। इसने अपनी लंबी कमीज के दोनों कोने पकड़कर घेरा लगा रखी थी और दुपट्टा सर पर बांधकर खुद को डांस मोड में तैयार कर रखा था। देखो, मिन्हा ने म्यूजिक मदम करवाया और ज़ैनब की तरफ इशारा किया। तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं जैसे तुम्हारा जहेज चोरी हो गया है? तुम दुल्हन बन रही हो। ज़ैनब दुल्हन, थोड़ा शर्माओ, थोड़ा लचक दिखाओ। ज़ैनब जो देववली की फर्जी दुल्हन का किरदार अदा कर रही थी, हाँफते हुए बोली, अभी मैं पिछले 2 घंटे से शर्मा रही हूँ। अब मेरे गाल दुखने लगे हैं। और ये वली बाई का किरदार आप खुद क्यों कर रही हैं? किसी लड़के को करने दें ना। मीना ने अपनी फर्जी मूंछों को ताव देने के अंदाज में उंगली होंठ पर फेरी, क्योंकि वली शाह की एक्टिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने पीएचडी की है इनके गुस्से पर। चलो दोबारा से 1 2 3 गो। म्यूजिक फिर से गूंज उठा। हवेली के आंगन से गुजरती हुई जरीन बेगम ने जब ये तूफान बदतमीजी देखा तो अपना माथा पीट लिया। वो दौड़ती हुई लॉन्च में आई और शोर बचाते म्यूजिक को नज़रअंदाज करते हुए सीधी मिन्हा की तरफ रखी। मिन्हा, खुदा का खौफ कर लड़की। जरीन बेगम ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोकने की कोशिश की। कल मेहंदी है और तुम यहाँ बंदरों की तरह उछल रही हो। पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। मिन्हा, मेहमान क्या कहेंगे कि वली शाह के घर में शादी है? ये सर्कस लगा हुआ है। मिन्हा ने माँ का हाथ झटकते हुए एक चक्कर लगाया। अब प्लीज डोंट डिस्टर्ब द आर्टिस्ट। ये रिहर्सल चल रही है। हमने वली बाई की शादी को यादगार बनाना है। और मेहमानों को तो हम नचा नचा कर थका देंगे। हाँ, तो नाचना है तो लड़कियों की तरह नाचो ना। जनीन बेगम ने झुंझला कर कहा, ये क्या तुमने टार्जन वाला हुलिया बनाया हुआ है? और ये ज़ैनब बेचारी को क्यों घसीट रही हो? पास बैठी बीजान, जो अपनी कुर्सी पर बैठी ये तमाशा देख रही थी, मुस्कुरा दी। रहने दे ज़रीन, क्यों रोकती है बच्चों को? शादी का घर है, यही तो रौनकें होती हैं। करने दे जो दिल चाहता है। मिन्हा ने बीजान की तरफ फ्लाइंग किस उछाली। लव यू बीजान। देखा अम्मा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। ज़रीन बेगम ने बेबसी से हाथ उठा लिया। बिगाड़ लें आप अपनी पोती को। कल जब ये सबके सामने भी ऐसे ही धमाल डालेगी ना, तब पता चलेगा। वो बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई। इनके जाते ही मीना ने दोबारा कमान संभाल ली। अच्छा सुनो सब, अब फाइनल राउंड है। ये स्क्रिप्ट वाला डांस है। मैं वली शाह हूँ और ज़ैनब मेरी डरी हुई दुल्हन। म्यूज़िक चेंज करो। गानों की फहरिस्त से एक ड्रामाई सा म्यूज़िक बजा, जिसमें ढोल की ताप के साथ थोड़ी सस्पेंस वाली धुन थी। मिन्हा ने अपने कंधे पर एक शॉल डाली और अपनी चाल में एक अजीब सा भारीपन पैदा किया। इसने अपनी भुएं सुकेड़ लीं, माथे पर बल डाले और थोड़ी
को ऊपर उठाकर बिल्कुल वली शाह के अंदाज में चलना शुरू किया। कजन्स हंसी दबाकर देख रहे थे। मिन्हा की नकल उतारने की सलाहियत कमाल की थी। वो ज़ैनब के पास गई जो घूंघट निकाले बैठी थी। मिन्हा ने वली शाह की बारी आवाज़ बनाने की कोशिश की। ए लड़की, मिन्हा ने गिरफ्तार आवाज़ निकाली, ये क्या मुंह छुपा कर बैठी हो? मैं वली शाह हूँ। मेरे सामने नजरें झुकाकर आवाज़ दबाकर और सांस रोक कर रहना होगा, समझी? ज़ैनब ने डरने की एक्टिंग की और नफ़ी में सर हिलाया। मिन्हा ने वली के स्टाइल में एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे हाथ से फजी मूंछों को ताव दिया। मेरी मूंछों की कसम, अगर तुमने मुझे चाय में चीनी ज़्यादा दी या मेरे कपड़ों पर इस्त्री की एक शिकन भी हुई तो मैं तुम्हें मेके पार्सल कर दूंगा। मैं चंगेज़ खान हूँ, मैं हिटलर हूँ। मैं वो जोशे अदाकारी में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी। इसने ज़ैनब के गिर्द चक्कर लगाया और फिर एक पोज बनाया। एक हाथ हवा में बुलंद, चेहरा मगरूर और टांगें चौड़ी करके खड़ी हो गई। मैं हवेली का वली शाह हूँ, इसने नारा लगाया। सब सब कजन्स ने जोरदार तालियां बजाईं और सीटियां मारी। म्यूजिक अपने अरूज पर था। एन इसी लम्हे लाउंज के मरकजी दरवाजे पर एक साया नमोदार हुआ। वली शाह जो कि अपने वक्त से 2 घंटे पहले ऑफिस से वापस आ गया था, दरवाजे की चौखट पर खड़ा खड़ा था। इसने टाई की नॉट ढीली की हुई थी और कोट हाथ में पकड़ा हुआ था। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसकी थकावट जैसे हवा हो गई। इसने देखा कि मिन्हा इसकी शाल ओढ़े इसकी नकल उतार रही है और पूरा खानदान इसे दाद दे रहा है। आम हालात में वली शाह को ऐसे शोर शराबे और अपनी ज़ात पर मजाक बनाने पर सख्त गुस्सा आता, लेकिन आज कुछ अलग था। वो मिन्हा को देख रहा था। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, इसकी आंखें शरारत से दमक रही थीं और वो वली शाह बनकर जितनी प्यारी लग रही थी, इतना शायद वह खुद को भी कभी नहीं लगा था। वली के सख्त चेहरे के तासुरात नरम पड़ गए। इसने दरवाजे के साथ टेक लगा ली और बाजू सीने पर बांध लिए। इसके लबों पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई। वो खामोशी से तमाशा देखने लगा। इधर मिन्हा अपने परफॉर्मेंस के क्लाइमेक्स पर थी। और सुनो बेगम, मिन्हा ने ज़ैनब की तरफ उंगली उठाई, मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। मेरे पास दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। मैं कभी नहीं मुस्कुराता, मैं कभी खुश नहीं होता, मैं बस हुक्म चलाता हूँ। अचानक हुज़ैफा की नज़र दरवाजे पर पड़ी। इसका रंग पीला पड़ गया। इसने साथ खड़े अली को कोहनी मारी। अली ने देखा तो इसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास गिर गया। एक एक करके म्यूजिक के शोर के बावजूद सब कजन्स की नज़रें दरवाजे पर जम गईं। एक अजीब सा खौफ सबके चेहरों पर फैल गया। म्यूजिक अभी भी बज रहा था, लेकिन ऑडियंस पत्थर की हो गई थी। मीना जो पीठ करके खड़ी थी, इसे महसूस हुआ कि तालियां रुक गई हैं। क्या हुआ? तालियां क्यों रुक गई? अभी तो वली शाह का रोमांटिक सीन बाकी है, मिन्हा ने मुड़े बगैर कहा और अपनी शाल दुरुस्त की। अभी तो मैंने ये दिखाना है कि कैसे वली शाह अपनी बेगम को डांटते डांटते अचानक उसने मुड़ते हुए जुमला मुकम्मल करना चाहा, लेकिन अल्फाज हलक में ही फंस गए। इसके सामने सिर्फ 10 कदम के फासले पर असली वली शाह खड़ा था, और वो कोई ख्याली वाली शाह नहीं, बल्कि जिंदा जागता 6 फीट का वली शाह था, जो अपनी गहरी स्याह आंखों से सीधा इसकी आंखों में देख रहा था। मिन्हा का दिल धड़कना भूल गया। इसका हाथ, जो हवा में एक ड्रामाई अंदाज में बुलंद था, वहीं जम गया। इसके मुंह से एक हल्की सी आह की आवाज़ निकली। म्यूजिक बंद करने का होश किसी को नहीं आ रहा था, लेकिन वली ने अपनी जेब से रिमोट निकाला और एक बटन दबाकर खामोशी तारी कर दी। अब लाउंज में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ मिन्हा के भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। मिन्हा को लगा कि अब ज़मीन फटेगी और वली का गज़ब नाजिल होगा। इसने अभी अभी हवेली के वारिस को पत्थर दिल, चंगेज़ खान और हिटलर कहा था,
اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی نقل اتاری تھی۔ ولی نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منہا کی طرف آیا۔ ہر قدم کے ساتھ منہا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ولی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے منہا کے کاندھے پر پڑی اپنی شال کو دیکھا، پھر منہا کے پسینے سے بھیگے ماتھے کو، اور پھر اس کی خوفزدہ آنکھوں کو۔ منہا نے آنکھیں میچ لی۔ آج تو پکا قتل ہوگا، بھی جان بچا لیں، اس نے دل میں چیخ ماری۔ پرفارمنس اچھی تھی، ایک بھاری مگر نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ منہا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کیا اس نے صحیح سنا؟ ولی کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید ستائش کی یا شاید لطف اندوز ہونے کی۔ جی؟ منہا کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ولی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منہا کے کاندھوں سے اپنی شال اتاری۔ اس عمل میں اس کا ہاتھ منہا کے کان کے پاس سے گزرا تو منہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پرفارمنس اچھی تھی، ولی نے شال کو تہہ کرتے ہوئے دہرایا، لیکن ایک اصلاح کر لیں۔ وہ تھوڑا سا جھکا۔ ولی شاہ کے پاس دل نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ ولی شاہ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے، بس۔ اس نے ایک وقفہ لیا اور اپنی نظریں منہا کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ بس وہ کس کے لیے دھڑکتا ہے یہ جاننے کے لیے اسکرپٹ رائٹر کو تھوڑی اور ریسرچ کرنی پڑے گی۔ منہا کا چہرہ سرخ ہو کر انار بن گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین میں گھڑ جائے یا ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ ولی کا لہجہ اس میں طنز نہیں تھا، اس میں کوئی اور ہی نغمگی تھی۔ ولی نے مڑ کر زینب اور باقی سب کو دیکھا جو ابھی تک مجسمے بنے کھڑے تھے۔ اور آپ سب؟ ولی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شادی کی پریکٹس رک کیوں گئی؟ میوزک چلائیں، شور مچائیں، ہنگامہ کریں، آخر میرے گھر میں شادی ہے، سوگ تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ولی شاہ نے کوٹ کاندھے پر ڈالا اور سیٹیاں بجاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لانچ میں موجود تمام نفوس ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ ولی بھائی تھے؟ حذیفہ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ زینب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ انہوں نے ڈانٹنا نہیں، انہوں نے میری بیگم والی ایکٹنگ پر کچھ نہیں کہا۔ لیکن منہا ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں ولی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے کاندھے پر ابھی تک ولی کی شال کا لمس محسوس ہو رہا تھا اور کانوں میں وہ جملہ گونج رہا تھا، ولی شاہ کے پاس دل ہے اور وہ دھڑکتا بھی ہے۔ بھی جان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر منہا کو کاندھے سے ہلایا۔ ارے کہاں کھو گئی میری ہیروئن؟ ولی چلا گیا، اب تو سانس لے لے۔ منہا نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور بی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک شدید قسم کی الجھن اور ایک نامعلوم سی خوشی نے لے لی تھی۔ بی جان، منہا نے سرگوشی کی، یہ ولی شاہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نارمل تو نہیں لگ رہے، کہیں شادی کے صدمے سے دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ بی جان ہنس پڑی۔ ہاں پگلی، اثر تو ہوا ہے، لیکن صدمے کا نہیں، محبت کا۔ اب تو بس یہ دعا کر کے یہ محبت کا بخار تجھے نہ چڑھ جائے۔ منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ توبہ کرے بی جان، مجھے اور ولی سے محبت کبھی نہیں۔ اس نے دوبارہ میوزک چلانے کا اشارہ کیا، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ پہلی والی پھرتی نہیں تھی۔ اس بار جب اس نے ڈانس شروع کیا تو اس کے ذہن میں ڈھول کی تھاپ نہیں، بلکہ ولی شاہ کی وہ گہری مسکراتی ہوئی آنکھیں تھیں جو اسے اچھی پرفارمنس کی داد دے کر گئی تھیں۔ اور اوپر گیلری میں کھڑا ولی شاہ ریکنگ سے ٹیک لگائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ منہا دوبارہ رقص میں مگن ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے انداز میں ایک احتیاط اور ایک حیا شامل ہو گئی تھی۔ ضدی لڑکی، ولی نے زیر لب مسکرایا۔ تمہاری ہر ادا پر ولی شاہ ہارنے کو تیار ہے۔
बस तुम जीतना सीख जाओ। मैं ये हरगिज नहीं पहनूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी लाश पर से गुजर कर मुझे ये जोड़ा पहनाना पड़ेगा। मीना की आवाज़ कमरे की चार दीवारी से टकरा कर गूंजी। बेड पर एक इंतहाई खूबसूरत बारीक काम वाला जर्द और सब्ज रंग का इम्तिजाज लिए लहंगा फैला हुआ था। ये वो जोड़ा था जो अभी कुछ देर पहले वली शाह की तरफ से एक मुलाजमा लेकर आई थी। बीजान जो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी पान लगा रही थी। इन्होंने सर उठाकर अपनी बिगड़ी हुई पोती को देखा। अरे मेरी गुड़िया, इतना प्यारा तो जोड़ा है। देखो देखो तो सही, कितना नफीस काम है। रंग कितना खिलता हुआ है। वली ने खास तौर पर डिजाइन करवाया है। बीजान ने मिन्हा को मनाने की कोशिश की। बीजान, मिन्हा ने पाँव पटका। मसला जोड़े का खूबसूरती का नहीं, असूल का है। मैंने मेहंदी के लिए न्यू ब्लू जोड़ा पसंद किया था। वो दर्जी के पास तैयार है। मैं वो पहनूंगी। वलीशा कौन होते हैं मेरे वार्डरोब का फैसला करने वाले? वो क्यों मुझ पे अपनी मर्जी थोप रहे हैं? ये जोड़ा मैं वापस भेज रही हूँ। वो डब्बे को बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी कि जरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। खबरदार मिन्हा, अगर तुमने इस जोड़े को हाथ भी लगाया। जरीन बेगम ने सख्ती से कहा। आज मेहंदी की रात है, पूरा खानदान जमा है। वली ने घर की तमाम लड़कियों के लिए एक ही थीम के कपड़े बनवाए हैं। जैनब, हानिया, महम सबको ऐसे ही जोड़े मिले हैं। अब अगर तुम अलग से वो न्यू नेवी ब्लू पहन कर जाओगी तो क्या लगोगी? जोकर। मिन्हा रुक गई। सबको मिले हैं? हाँ, भी जाने फौरन तायद की। वली की ख्वाहिश थी कि इसकी मेहंदी पर इसकी सारी बहनें और कजन्स एक रंग में ही हो, इत्तेहाद नजर आए। अब क्या तुम अपने इकलौते तायाजाद की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? मिन्हा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन नाक पर मक्खी अभी भी बैठी थी। उसने शक भरी नजरों इस बारी भरकम लहंगे को देखा। लेकिन बीजान, ये कुछ ज्यादा ही भारी नहीं है? मतलब जैनब का जोड़ा मैंने देखा था, वो इतना काम वाला तो नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन का जोड़ा हो। कहीं वलीशाह ने गलती से दुल्हन का जोड़ा मुझे तो नहीं भेज दिया? बीजान और जरीन बेगम ने एक दूसरे को देखा और एक दबी दबी मुस्कुराहट का तकला किया। अरे नहीं पगली, जरीन बेगम ने जल्दी से बात संभाली। वो दर्जी ने शायद तुम्हारे वाले पर थोड़ा ज्यादा गोटा किनारी लगा दिया होगा। तुम वली की सबसे लाडली कजन हो ना, इसलिए खास ख्याल रखा होगा। अब वो बहस बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेहमान आना शुरू हो गए हैं और ढोलक बजनी शुरू हो गई है। मीना ने एक गहरा सांस लिया और हथियार डाल दिए। ठीक है, पहन लेती हूँ, लेकिन वलीशा को बता दीजिएगा मैं ये इनकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि बीजान की इज्जत रखने के लिए पहन रही हूँ। वरना मेरा नेवी ब्लू इससे 1000 गुना बेहतर है। इसने मुंह बनाकर वो भारी झोला उठाया और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। आधे घंटे बाद जब मिन्हा तैयार होकर आईने के सामने आई तो एक लम्हे के लिए खुद को पहचान न सकी। जर्द रंग का रेशमी लहंगा जिस पर सुनहरे तारों का नफीस काम किया गया था, इस साथ गहरे सब्ज रंग की चोली और भारी दुपट्टा। मेकअप आर्टिस्ट ने इसके बालों को एक ढीली चुटिया में गूंद कर इसमें मोतिये के फूल रो दिए थे। माथे पर बिंदिया चमक रही थी और हाथों में कांच की हरी चूड़ियां खनक रही थी। बाकी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इसकी रंगत धमक रही थी और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की गहराई थी। वाह! हानिया और जैनब जो इसे लेने आई थी दरवाजे पर ही ठटक गई। मिन्हा आपी, आप तो क्यामत लग रही हैं। जैनब ने आगे बढ़कर इसकी नजर उतारी। कसम, आज तो दुल्हन भी आपके सामने फीकी लगेगी। मीना ने आईने में खुद को देखकर इतराते हुए दुपट्टा दुरुस्त किया। वो तो मैं हूं ही क्यामत। वैसे बेचारी दुल्हन, मुझे तो तरस आ रहा है इस पर। पता नहीं कौन है, कैसी लग रही होगी, और उसे मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी तो इसकी सारी लाइमलाइट ही मैं ले उड़ूंगी। खाने ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलें अब।
नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। वली भाई को स्टेज पर लाया जा रहा है। मिन्हा का दिल एकदम से धड़का। वली आ गया? हाँ, और बहुत डैशिंग लग रहे हैं। ज़ैनब ने आंख मारी। चलो, हमें देर हो रही है। मिन्हा ने एक आखिरी नज़र आईने पर डाली। चलो देखो तो सही आज चंगेज़ खान कैसा लग रहा है। और वो इनकी अनदेखी दुल्हन भी। हवेली का वसी लॉन रोशनियों से नहाया हुआ था। हर तरफ गेंदे और गुलाब के फूलों की लड़ियां लटकी हुई थीं। ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते नौजवान, मेहंदी के ताल उठाए लड़कियां और कहके लगाते मेहमान। फिजा में अत्तर और मिठाई की खुशबू रची हुई थी। जैसे ही मिन्हा अपने कजन्स की झुरमट में बरामदे से निकली, एक लम्हे के लिए सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गईं। कई सांसें रुक गईं, कई सरगोशियां उभरी। मिन्हा को ये तवज्जो अजीब लगी। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। इसने ज़ैनब के कान में सरगोशी की। क्योंकि आप लगी इतनी प्यारी रही हैं। ज़ैनब ने इसे कोहनी मारी और इसे लेकर आगे बढ़ी। सामने स्टेज सजा हुआ था, जो फूलों से लदा हुआ था, और वहाँ फूलों के तख्त पर वली शाह बैठा था। सफ़ेद कढ़ाई वाले कुर्ते और शलवार के ऊपर जर्द रंग की शॉल ओढ़े वो किसी मुगल शहजादे की तरह लग रहा था। इसके माथे पर वही रवायती तेवर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधी मिन्हा पर मरकूज थी। मिन्हा की नज़रें वली से हटकर इसके बराबर वाली खाली जगह पर गईं। हैं, दुल्हन कहाँ है? मीना ने खुद कलामी की। अभी तक नहीं आई। हद है, दूल्हा बैठा है और दुल्हन का पता ही नहीं। इतना एटीट्यूड है बंदी का। कजनों ने इसे सीधा स्टेज की सीढ़ियों की तरफ धकेला। अरे रुको, मुझे स्टेज पर क्यों ले जा रही हो? मुझे नीचे बैठना है। मीना ने मज़ाहमत की। नहीं, आप ही भी जान ने कहा है कि रस्म सबसे पहले आप करेंगी। हानिया ने झूठ बोला और इसे ज़बरदस्ती ऊपर ले गई। मीना दिले नाख्वास्ता सीढ़ियाँ चढ़ी। इसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, वली ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी नज़र में इतनी सताइश और इतनी गहराई थी कि मिन्हा की कदम लड़खड़ा गए। वली ने धीरे से अपनी जगह से खिसक कर अपने बराबर जगह बनाई। आओ बैठो। वली ने अपनी शाल दुरुस्त करते हुए कहा। मिन्हा हैरान रह गई। यहाँ आपके साथ? वली भाई, ये तो दुल्हन की जगह है। मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? वली ने एक आबरू झुकाया। लोग वही कहेंगे जो सच है। बैठो चुपचाप। इससे पहले कि मिन्हा मजीद बहस करती, बीजान स्टेज पर आ गई। उनके हाथ में मेहंदी का थाल था। आजा मेरी बच्ची, बैठ जा। बीजान ने इससे बाजू से पकड़कर वली के बिल्कुल साथ दुल्हन वाली जगह पर बैठा दिया। मिन्हा को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में है। ये सब क्या हो रहा है? कोई इसे मना क्यों नहीं कर रहा? कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि हटो यहाँ से, दुल्हन आ रही है? इसने देखा कि सामने बैठे तमाम मेहमान, इसके वालिदैन, ताया, चचा सब मुस्कुरा रहे थे। कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। मिन्हा ने घबरा कर बीजान की तरफ देखा। बीजान, दुल्हन कब आएगी? ये जगह खाली क्यों नहीं करवा रहे? और और ये मेरा जोड़ा। इसकी नज़र अपने भारी भरकम लहंगे पर गई, फिर वली के लिबास पर, और फिर सामने ज़ैनब और हानिया के हल्के फुल्के कपड़ों पर। एक झमाके के साथ इसके दिमाग में बत्ती जली। इसने वली की तरफ देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर भी जान की तरफ देखा, जिनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। सारी बातें, सारे इशारे, वली का वो जुमला, शादी वाले दिन राज खुलेगा। बीजान की मुस्कुराहटें, वो भारी जोड़ा, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। मिन्हा का मुंह खुला रह गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसका सांस हलक में अटक गया। पूरे मुजमे में पर खामोशी छा गई। सब मुंतजर थे कि अब क्या होगा।
मिन्हा ने कांपते हुए हाथ से बीचान का बाजू पकड़ा और एक ऐसी आवाज में जो स्टेज के माइक से टकराकर पूरे पंडाल में गूंज गई बोली, बीजान, वो बदनसीब मैं थी क्या? एक लम्हे का तवक्कुफ हुआ और फिर पूरे लॉन में एक जोरदार फलक शगाफ कहका गूंज उठा। मेहमान, कजन्स, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के संजीदा मिजाज ताया जान भी हंस हंस कर दोहरे हो गए। मिन्हा का चेहरा सुर्ख सफ़ेद और फिर जामनी हो गया। वो शर्मिंदगी और सदमे की मिली जुली कैफियत में थी। आप 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 सबने मेरे साथ धोखा किया। इसने रोनी सूरत बनाकर वली को देखा। आपको पता था? वली जो अब खुलकर हंस रहा था अपनी जगह से थोड़ा और करीब हुआ। इसने माइक को परे हटाया और मिन्हा के कान के करीब झुका। हाँ, मुझे पता था। वली की भारी मखमूर आवाज़ इसके कानों में रस घोलने लगी। लेकिन मैं बदनसीब वाली बात गलत है। इस्लाह कर लो। मिन्हा ने नम आंखों से इसे देखा। क्या? वली ने सबके सामने इंतहाई एतमाद से अपना हाथ बढ़ाया और मिन्हा का मेहंदी लगा हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। बदनसीब नहीं, बल्कि वो जिद्दी दिल जिसने वली शाह जैसे पत्थर को पिघला दिया। तुम वो हो मिन्हा जो वली ने सरगोशी की। और जहाँ तक बात है नसीब की, तो वली शाह के नसीब में तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। अब बताओ, क्या ये चंगेज़ खान अपने हिटलर दुल्हन के साथ जिंदगी गुजारने की इजाज़त ले सकता है? मिन्हा की आंखों से एक आंसू गिरा और इसके गाल पर फिसल गया। ये खुशी का आंसू था। इसका दिल जो पहले खौफ से धड़क रहा था, अब एक नामालूम मीठे से जज्बे के तहत धड़कने लगा। इसने अपने हाथ को वली की गिरफ्त में महसूस किया। वो गर्म, मजबूत और मुहाफिज हाथ था। आप बहुत बुरे हैं, मिन्हा ने हिचकी लेते हुए कहा, लेकिन इसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट खिल उठी। जानता हूँ, वली ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में झांका, और तुम बहुत बोलती हो, लेकिन मुझे तुम्हारा यही बोलना पसंद है। ढोल की ताप दोबारा गूंज उठी। इस बार रिदम तेज था। मेहंदी के गीत फिजा में बिखर गए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। बीजाने आगे बढ़कर वली और मिन्हा के सर पर तेल लगाया और सदका उतारा। देखा, मैंने कहा था ना, वली के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। बीजाने मिन्हा का माथा चूमा। और तुम डर रही थी कि कोई बदनसीब होगी। अरे पगली, वली जैसा हीरा जिसके नसीब में हो, वो बदनसीब कैसे हो सकती है? मिन्हा ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। अब इसे वो जन मुरीद और चंगेज खान वाली बातें याद आ रही थीं, और इसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आ रही थी, और प्यार भी। हानिया और जैनब स्टेज पर चढ़ आईं और मिन्हा को घेर लिया। भाभी, ओ सॉरी मिन्हा भाभी, जैनब ने छेड़ा। कैसा लगा सरप्राइज? तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी, मिन्हा ने झूठी धमकी दी। लेकिन इसकी नजरें चोरी छुपे वली को देख रही थीं, जो अब दोस्तों के घेरे में था। लेकिन इसकी तवज्जो का मरकज सिर्फ मिन्हा थी। वली ने इसे देखते हुए अपनी मूंछों को हल्का सा ताव दिया और आंख मारी। मिन्हा ने मुस्कुराकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दिल ही दिल में तस्लीम कर लिया। ठीक है वली शाह, अगर आप चंगेज़ खान हैं तो मैं भी मिन्हा हूँ। मुकाबला सख्त होगा, लेकिन इसने अपने दिल पर हाथ रखा। लगता है ये जिद्दी दिल अब आपका हुक्म मानने के लिए तैयार है। आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गईं। ढोल की ताप पर वली शाह और मिन्हा की नई जिंदगी का सफ़र शुरू हो चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें तकरार भी होगी, प्यार भी होगा, वली की संजीदगी भी होगी, और मिन्हा की शरारतें भी। लेकिन सबसे बढ़कर इसमें वो मोहब्बत होगी जो खामोशी से शुरू हुई और अब पूरी दुनिया के सामने अपने वजूद का इकरार कर रही थी।